तमिलनाडु जाओगे, उनका कल्चर अलग है, उनके इतिहास अलग है, ठीक है। वो जो भाषा बोलते हैं वो अलग है बाकी देश, बाकी से। उनके रीति रिवाज, उनके यानी जो धर्म है, जो उनके त्योहार है, वो सारे के सारे क्या है, अलग है। उनका पहनावा क्या है, अलग है। आप मजाक कर रहे हैं यार, देख से बात। हाँ, तो देखो, राष्ट्र के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इतिहास। तो अपने भारत में है ना, भारत देश में अनेक राष्ट्र हैं, लेकिन कंट्री क्या है आपकी, एक है। इसके आधार पर आपको राष्ट्र मैं बताऊं, अरब। आप अरब का नाम सुनते हो, अरब कंट्रियां, ठीक है। ये एक राष्ट्र है, लेकिन इसमें देश अनेक हैं। जैसे कुवैत है, कतर है, दुबई है, अबू धाबी है, सारे अलग अलग क्या है, इसमें देश अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या आपका राष्ट्र है। अब इसका एक एग्जांपल और दूं, तिब्बत। तिब्बत राष्ट्र है लेकिन देश नहीं है। तिब्बत राष्ट्र है लेकिन देश नहीं है, क्यों नहीं तिब्बत? इसके इतिहास, ये सारी चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसके पास खुद की सरकार नहीं है। वो किसी के अधीन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसी देश या राज्य बनने के लिए सबसे पहले उसके पास क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तो उसके पास सरकार का कार्य नहीं है, वो किसी के क्या करता है, अरे अधीन कार्य करता है। तो तिब्बत है ना, तिब्बत ये राष्ट्र जरूर है लेकिन देश नहीं है। यूरोप, यूरोप जो देखो, यूरोप की आपको दो धारणाएं मिलेंगी, एक पुराने वाला यूरोप, एक नया वाला यूरोप। जो नया यूरोप स्थापित किया गया है ना विश्व युद्ध के बाद में, वो देखना पूरा का पूरा नेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। कैसे कि इस धर्म को मानने वाले एक साथ रहते हैं, इस धर्म को मानने वाले एक जगह रह रहे हैं, इस धर्म को मानने वाले एक जगह रह रहे हैं, ठीक है। वो अपनी भाषाओं के रीति रिवाज के संस्कृति के हिसाब से अलग अलग स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो जो नया यूरोप है उसकी अवधारणा किसके ऊपर आधारित होती है, आपकी नेशन के ऊपर आधारित है। इसके अलावा जापान मात्र एक ऐसा देश है रे, जो नेशन भी है और कंट्री भी है, दोनों है। जैसे भारत नेशन नहीं है, नेशन बनने की ओर कोशिश कर रहा है, नेशन है नहीं। अब आप बोलोगे कि सर नेशन बनने की ओर कोशिश कैसे कर रहा है, कोई बता सकता है? प्रेजेंट की राजनीति में नेशन बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? हाँ, क्या बनाने की सोच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, यानी एक धर्म बनाने की सोच रहे हैं। जिस दिन एक धर्म बन जाएगा उस दिन ये किसकी ओर चला जाएगा, रे राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए राष्ट्र, देश और राज्य का कॉन्सेप्ट है, इनको एक बार लिखो, फिर आगे बात करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं मिलना चाहिए, लिखना सबको है। बिल्कुल भी नहीं है हैं? अरे यार, मेरे को ये बताओ, रे ये येलो कलर दिख रहा है आपको? अच्छा, रेड वाला नहीं दिख रहा, ठीक है, रेड वाला हटा देंगे आज से। इस साइड वालों को नहीं दिख रहा, यहाँ तो दिख रहा है। तो राजनीति विज्ञान में जो राज्य शब्द है वो किससे बिलोंग करता है, रे देश से बिलोंग करेगा। राज्य होने के लिए शर्तें जो आपके सामने हैं, जनसंख्या, भूभाग, भूभाग, सरकार एंड संप्रभुता। और कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य की बुक का नाम लिख सकते हो आप कोष्टक में, अर्थशास्त्र।
लिखने की स्पीड फुल रखना है भाई। पॉलिटी को रटने की कोशिश 1% भी मत करना, 1% भी मत करना। हाँ नए वालों, तुम्हें एक बात बता दूं, जो ये क्लास यहाँ होती है ना, इसको मैं शाम तक यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार आप दोबारा वहां से देख सकते हो। ये सुविधा आपके लिए हमेशा रहेगी। हाँ संडे को बताना ना पड़े, 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, आ जाना। संडे को 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, आ जाना। ना तो लाइव रहेगी, ना रिकॉर्डेड रहेगी, ना किसी को अपलोड करूंगा, जैसे पिछली क्लास ऐप पे अपलोड नहीं हुई है ना, और ना होगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास उन्हीं को मिलेगी जो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। आगे से लाइव वाइव सब बंद। तुम लोग क्या बेशरम हो, मास्टर को अकेले छोड़ देते हो कि पढ़ाया कैसे? किन को देखो, इन टेबलों को? फिर ये करना पड़ता है, माना कि अतुल बैठा है, अंकित बैठा है, लिख दिया। पीछे ही बैठे हैं, थोड़ा जल्दी किया करो, छोटे छोटे शब्द हैं। लिख दिया। एक जना जल्दी लिखा करो तुम में से, फिर उसकी टिप टिप के लिख लिया करो। एक नेशन के लिए एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके पास क्या हो रही, इतिहास में निरंतरता और समानता हो, संस्कृति क्या पाई जाए उनकी, सम्मान पाई जाए, भाषा क्या होनी चाहिए रे, सम्मान होने चाहिए, और रीति रिवाज भी कैसे होने चाहिए उनके, सम्मान होने चाहिए। देखो ये तो पॉलिटिकल थ्योरम है ऊपर वाली। यदि आप इनको सामाजिक तरीके से अपने समाज के हिसाब से यदि कोई शब्द देंगे ना, तो वो शब्द क्या हो जाएगा इनके लिए, नर जातीय समूह है। क्या हो जाएगा रे, नर जातीय। कोष्टक में लिखा हुआ है सामाजिक तरीके के अनुसार। यदि आप सोशलिज्म के अनुसार जाओगे तो ये इन्हें कहते हैं नर जातीय समूह है, कि ऐसे नर जातियों का समूह है जो ये क्या करता हो, ये घटनाएं दर्शाता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका नर जातीय समूह कहलाएगा। तो आज से 3 चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, स्टेट, कंट्री एंड नेशन। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नेशन है कौन सा आज के दिन पे, तो अरब देश क्या है आपके आज के देश, नेशन की तरह कार्य करते हैं। आप कुवैत, कतर, दुबई, यदि आपको किधर इधर घूमने का जाने का मौका मिले कभी, तो देखना इनके रीति रिवाज, इनकी भाषाएं, इनके रहन सहन, इनके रूल रेगुलेशन सारे आपको क्या कैसे मिल जाएंगे रे, एक ही मिलेंगे। लिख दिया। हाँ वो मैंने पहले कहा था, पॉलिटी में रब को फिर रखना साथ में। या ग्रुप में पीडीएफ आती है, वहां से लिख लिया करो। अब तुम 3 हो गई है बात करने वाली आज से।
हाँ देख लो रे, भारत राज्य है, यानी राज्य का अर्थ क्या है, भारत देश है यहाँ, ठीक है। और राष्ट्र नहीं है, भारत में क्या है रे, अनेक राष्ट्र हैं, जैसे तमिलनाडु अलग ही राष्ट्र है एक, क्योंकि उनकी क्या है, पूरी इतिहास, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा सारे क्या है अलग। कर्नाटक में जाओगे आपको अलग मिलेंगे, केरल में जाओगे अलग मिलेंगे, राजस्थान वाले में तो आपको, राजस्थान तो वैसे ही 4-5 टुकड़ों में टूटा हुआ है भाषा के आधार पर। तो आप यदि जोधपुर साइड चले जाओगे तो आधो को समझ में नहीं आएगी, नागौर वाली आधो को समझ में नहीं आएगी, झुंझुनू वाली साइड जाओगे तो अच्छा लगेगा, जैसे बोल रहा है गाली निकाल रहा है, ठीक है। और कोटा साइड जाओगे तो आपको इनकी आदि नहीं समझ में आएगी, तो इनके तो भाषा के आधार पर पूरी कहानी अलग है। दूसरा, अरब राष्ट्र हैं लेकिन देश क्या है रे, उसमें बहुत है, ठीक है। जापान मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां वो नेशन, नेशन है रे, नेशन एंड स्टेट दोनों है, ठीक है। और तिब्बत नेशन है लेकिन राज्य नहीं है, क्योंकि उनके पास राज्य के अधिकार नहीं है रे, ठीक है। आगे लाइन लिखी हुई है, क्योंकि उनके पास राज्य के अधिकार, अर्थात उन्हें सरकार बनाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। दूसरा, यूरोप की स्थापना किसके आधार पर की गई है रे, नेशन की अवधारणा के आधार पर की गई है। तो आज से कोई भी नेता वेता कभी करे ना कि हम राष्ट्र बनाएंगे वैसे बनाएंगे, तो पहले उसको ये परिभाषा समझाना, कैसे कैसे बना दोगे आप, आपके पास ये चीजें नहीं है। यदि आप लिखना चाहो ना रे, जैसे भारत में अनेक राष्ट्र हैं, तो इनके उदाहरण के तौर पे एक दो नाम लिख लिया करो, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनेक राष्ट्र कैसे हैं भारत में। दूसरा, एक लाइन यहाँ लिख लिया करो, चाहे जैसे अरब राष्ट्र है लेकिन देश बहुत हैं, तो यहाँ कोष्टक में आपको लिख दिए कुवैत, दुबई, आबू धाबी, जितने भी इनमें से तो एक दो नाम लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कहाँ से निकल के आ रही है ये बात। लिख दिया। अब देखो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई रे, ये आरएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप राष्ट्र को परिभाषित किस तरीके से करोगे। तो यदि आपको सही तरीके से परिभाषा लिखनी हो तो आपकी परिभाषा बनेगी, राष्ट्र को लोगों का एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक संगठित समाज के रूप में क्या रहे रहते हैं, ठीक है। दूसरा, क्षेत्र विशेष में ही निवास करेंगे, इसके अलावा ज्यादा दूर निवास नहीं करेंगे, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही समाज, एक समान रीति रिवाजों का उपयोग करते हैं, तथा ऐतिहासिक क्या पाई जाती है उनके पास, निरंतरता पाई जाती है। तो यह आपकी राष्ट्र की परिभाषा हो गई, यदि आप एक साथ लिखना चाहो तो। आपका पंखे सही हो गए ना सारे। ये लाइन लिखते जाओ और दिमाग में ये लगाओ, सोचो आप कि जब से पृथ्वी मानव पृथ्वी पे आया है, तब से लेकर राज्य का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया होगा। ये लाइन लिखते जाओ और दिमाग लगाओ, फिर बात करते हैं आगे कि राज्य का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया होगा।
भाई राजा महाराजा तो बाद में आए ना, उससे पहले भी तो कुछ सिस्टम होता होगा। हैं? हाँ कबीले, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप चले गए, सही जगह चले गए। कबीले से पहले भी एक सिस्टम हुआ करता था। हैं? नहीं, जैसे आप उनको नाम दे रहे हैं, जैसे कबीले वाली अवधारणा को यदि आप नाम देना चाहो तो क्या हो जाएगा? जैसे राजा वाला जो सिद्धांत होता है ना, राजा कि राजा होगा, वो दैवीय सिद्धांत था। ऐसा कोई पता है आपको कुछ? ठीक है एक बार लिख दो फिर बात करते हैं। लिख दिया? अब देखो, देखो राज्य, जो राज्य की अवधारणाएं है ना, वो 5 से 6 प्रकार की अवधारणाएं हैं। जिसमें आज अपन जी रहे हैं वो सामाजिक समझौता है। ठीक है, कि आज अपन ने क्या किया, सामाजिक समझौता कर लिया कि अपन लोग सब शांति प्रिय रहेंगे, एक सरकार चुनेंगे, वो सरकार अपने लिए नियम रेगुलेशन बनाएगी। ये आज का है, वर्तमान चल रहा है वो है। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखो, सबसे पहले आया था मात्र सत्तात्मक, और जो अभी आप अंकित ने बताया था वो था पितृ सत्तात्मक। दोनों में फर्क क्या है ये समझ लो। पहले जब मानव होता था ना, तो आदमी जो आदमी नहीं है, ठीक है, पुरुष है, वो एक जगह टिकता नहीं था रे, वो कमाई के लिए इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन जो लेडीज होती थी वो एक जगह टिक रहती थी। ठीक है, आदमी यहाँ रहा, आज यहाँ इसने बच्चे पैदा किए, यहाँ से आगे गायब, आगे वापिस आगे चला आगे, तो ये माताएं क्या पीछे रहती गई। ठीक है, तो आपको देखो कई फिल्म में मिलेंगे जहां माताओं को प्रधान रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो सिद्धांत कौन सा आपका? मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट ये आया। उसके बाद में क्या, जब जब थोड़ी थोड़ी आदमी में समझदारी आने लगी, तो आदमी क्या है, एक के साथ रहने शुरू हुआ, एक परिवार अपना स्थापित करने शुरू हुआ पूरा। फिर वो क्या, किस रूप में आ गए रे? कबीले के रूप में रहना चालू हो गए। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? कबीले वाला सिद्धांत। 3 नंबर पे आता है आपका दैवीय सिद्धांत। अर्थात कौन सा सिद्धांत रे? राजा, कि एक राजा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले करते क्या थे, ये तो जुड़े हुए थे अपनी भावनाओं के आधार पर जुड़े हुए सिद्धांत थे। लेकिन यहाँ क्या किया जाता था कि एक आदमी की बात मानने, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कि हजारों आदमी है, वो किसकी माने रे? एक आदमी की माने। इसलिए क्या करते थे, यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता था दैवीय सिद्धांत में, कि राजा को किसका रूप मानते थे? ईश्वर का रूप मानते थे। ये कहते थे यदि इस आदमी का आदेश की पालना आप लोगों ने नहीं की, तो आपको ऊपर भगवान जाके कभी तेल की कढ़ाई में तलेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो उनको डरा के क्या कहते, यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था डर। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन था? डर। और डर किसका था? भगवान का, ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये सिद्धांत वहां आपका दैवीय सिद्धांत चल रहा था। 4 नंबर पे एक सिद्धांत आता तो रूस ने अपनाया था रे, शक्ति शक्ति सिद्धांत। जो रूस वाले सिद्धांत लेके आए थे ना, वो 1 नंबर के सिद्धांत थे सारे के सारे। ठीक है, शक्ति सिद्धांत जो अभी अपन 5 नंबर पढ़ेंगे, वो भी किसका है? सामाजिक समझौता, वो रूस वाले लेके आए हैं। ठीक है, 3 विचारक हुआ करते थे, होब्स, लुको एंड रूसो। ठीक है, इन्होंने लेके आए थे। देखो शक्ति वाले सिद्धांत में क्या करते हैं रूस वाले? रूस वाले ये कहते हैं कि जो आदमी पावरफुल है, ठीक है, जैसे एक आदमी है, इसके पास आज के दिन पावर ज्यादा है, तो इस आदमी को आप एक काम करो, सारे व्यक्ति जुड़ के और पावर दे दो अपनी, इसको सारे अधिकार दे दो। ठीक है, अब ये जो कहेगा ना, वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये था शक्तिकरण का सिद्धांत, कि एक व्यक्ति को क्या करती, सारी की सारी पावर देती है, अब वो चलाएगा। अब ये किसी को मारे, काटे, छोड़े, वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये था शक्तिकरण का सिद्धांत। आपको आपको पता है औद्योगिकरण की क्रांति आई थी रूस में, वो इस सिद्धांत की देने एक तरीके से। कब आई थी, कोई डेट बता सकते हो? औद्योगिकरण की क्रांति रूस वाली, औद्योगिकरण की क्रांति जब उसके बाद में रूस नया नया रूप लेके आया था अपना, 1917-18 के आसपास नहीं आई हुई? हाँ, कब आई थी रे? 1917-18। तो ध्यान रखना, उसमें यही सिद्धांत अप्लाई होता है। उसमें क्या किया कि जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने अपनी अलग दुनिया बना दी, दूसरी क्या बन ली? अलग दुनिया बना ली। ठीक है, और जो इसमें सबसे बड़ा काम देखो, यहाँ शक्तिकरण वाला सिद्धांत, फिर यहाँ से इसके बाद में आगे खारिज हो जाएगा, और आगे लेके आएंगे लोग 5 नंबर पे सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता में क्या होता है रे, कि सब लोग एक साथ रहेंगे,
ठीक है, कार्यपालिका अलग होगी, विधायिका अलग होगी, ठीक है, और न्यायपालिका क्या होगी आपकी, अलग स्थापित कर दी जाएगी। तो अब तक जो आप ये पढ़ के आए हो यहाँ तक, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब जो शब्द आना चालू होंगे ना, वो आपकी असली पॉलिटी अब शुरू होगी। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत लिख दो, उसके बाद में आगे शुरू करते हैं। दैवीय सिद्धांत तो दिया गया था, अब वो इतना नहीं पता कहां से आए, राजा वाली बात का पता है। अब तुम लोग ये जो रील से उठा के लाते हो, इसका नॉलेज नहीं है। ये याद रखना रे, ये कई बार पूछते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया किसने है, तो लॉक, हॉब्स एंड रूसो, 3 विचारक हुआ करते थे, ये 3 फिलोसोफर हैं। इस शक्ति वाले आधार पे यदि आप एक चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो कि एक व्यक्ति है, आपको जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और बाकी नीचे जो जितने भी व्यक्ति खड़े हैं वो इसको पावर देते हैं। शक्ति का आदान प्रदान। ये कॉन्सेप्ट आज के, पहले तो, अब तो क्या इतना नहीं चलता, पहले जब भारत आजाद ही हुआ था तो उस टाइम पे क्या गैंग वैंग थोड़ी ज्यादा ही हुआ करती थी। उस टाइम पे ये पावर का सिद्धांत बहुत चलता था रे। लिख दिया। अब देखो रे, किसी भी राज्य के कितने स्तंभ होते हैं रे? आज तक कितने स्तंभ सुने आपने पॉलिटी के? जिसमें आपने एक लाइन सुनते हो ना कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, सुनते हो? वो तो ऐसे 3 स्तंभ कौन से हैं जो, वो तो उनको राजी करने के लिए बात बोली जाती है। हाँ, पहले 1 नंबर पे कौन आता है रे? विधायिका, लेजिस्लेचर। 2 नंबर पे कौन आएगा? कार्यपालिका। और 3 नंबर पे कौन आ जाएगी आपकी? न्यायपालिका, जुडिशरी। देखो रे, जो विधायिका होती है इसका कार्य क्या होता है रे? कानून बनाना। ये सिर्फ बनाएगी रे, कानून बनाना। विधायिका सिर्फ कानून बनाने का कार्य करती है, लागू करवाने का कार्य इसका नहीं है। लागू कराने का कार्य कौन करेगी? आपकी कार्यपालिका। तो इसका काम है कानून लागू करवाना। और जुडिशरी क्या करेगी कि इन दोनों ने सही तरीके से अपना कार्य किया है या नहीं किया। जैसे जिस कानून के तहत जो कानून बनाया गया था, उस कानून के तहत इस कार्यपालिका को जितनी पावर दी गई थी, उससे ऊपर तो ये कार्य नहीं कर रही है, तो उनकी देख रेख करने का कार्य कौन कर देगी? अर्थात न्याय का कार्य कौन करती है? आपकी न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों पावर जब राजतंत्र चलता था, राजा हुआ करता था, तो एक के पास होती थी। राजा ही कानून बनाता था, लागू भी कौन करवाता था? राजा ही करवाता था। और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसको पनिशमेंट करने का कार्य भी कौन करता था? राजा ही करता था। अर्थात तीनों की तीनों क्या पावर थी? सेंट्रलाइज हुआ करती थी। पावर ऑफ सेंट्रलाइज का सिद्धांत कार्य करता था यहाँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो राजा है, यदि राजा के पास तीनों पावर एक साथ रहेंगी
तो ये राजा कभी निरकुंश हो सकता है रे, अत्याचार कर सकता है। निरकुंश अर्थात क्या कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, जैसे मान लो अपनी किसी बात के लिए, एक बात के लिए पूरे राज्य को क्या कर सकता है, युद्ध में झोंक सकता है। ठीक है, तो ये यदि तीनों पावर एक व्यक्ति के पास होंगी तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, या तो जैसे ऐसे राजा बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सिर्फ अपने सिद्धांत के लिए कार्य किए हैं। ठीक है, राजा ऐसे बहुत भी हुए हैं जिन्होंने तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से भी कार्य किया है। ठीक है, तो राज्य के तीन स्तंभ होते हैं। सबसे पहले कौन होगा आपका, विधायिका। विधायिका के बाद में कौन होगा रे, कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद में कौन होगा, न्यायपालिका। जब एक आगे आपका विचारक आएगा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू, इस मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था पावर ऑफ सेपरेशन का। क्या दिया था रे, कि आपको यदि सही तरीके से राज्य स्थापित करना है या डेमोक्रेसी स्थापित करनी है तो सबसे पहले क्या करने का, आप क्या करना पड़ेगा, आपको पावर ऑफ सेपरेशन करनी पड़ेगी। अर्थात आपको कानून बनाने का अधिकार अलग देना पड़ेगा, उस कानून को लागू करवाने का क्या करना पड़ेगा, अधिकार अलग देना पड़ेगा, और उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का पनिशमेंट करना है तो वो कार्य क्या करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा। तो इसका सबसे मेन सिद्धांत कौन है, पावर ऑफ सेपरेशन। ये किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। यह आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि पावर ऑफ सेपरेशन या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन से रूसी विचारक के द्वारा दिया गया था, तो कौन किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था। आप अब आगे शुरू होगी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में भी ये तीन ही चीजें आएंगी। एक कौन आएगी आपकी, विधायिका। दूसरी कौन आएगी आपकी, कार्यपालिका। और तीसरी कौन आएगी आपकी, न्यायपालिका। ठीक है, तो पहला लिखो, रूस का, नहीं रूस का था। हाँ, फ्रांस का था रे, सही बात है। ये लाइन क्यों नहीं है ठीक इसकी। हाँ, राज्य के तीन स्तंभ। ये रेड वाली लाइन है, आप इस साइड से देखना। आज के दिन विधायिका में शामिल किसको करते हैं, लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यानी सेंटर की पूरी संसद, संसद में कौन आते हैं, तीन व्यक्ति आते हैं,
लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। इसके अलावा जब भी देखो एक बात बताऊं, अब ये क्या है शब्द बार बार वो कंफ्यूज बहुत करेगा। विधायिका बोल के चले गए तो आपके विधायिका शब्द आते ही दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए, या तो संसद आनी चाहिए या विधानमंडल आना चाहिए। विधानमंडल है राज्य वाली, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास आज विधान परिषद है, इसलिए वहां शब्द कौन सा उचित है, विधानमंडल। लेकिन अपने राज्य राजस्थान के पास विधानसभा विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ शब्द का कौन सा प्रयोग करते हैं अपन, विधानसभा। ठीक है, तो जब भी विधायिका शब्द का प्रयोग किया जाएगा आगे, ठीक है, आगे वाली स्लाइड में यही है, तो विधायिका वाले शब्द का आपका जब भी विधायिका शब्द आप कहीं पढ़ा हुआ देखो ना, तो सीधी सी बात देख लेना, क्या तो संसद की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, रे विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका में जितना ही मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्री परिषद होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, एक आती है ब्यूरोक्रेसी, जो IAS RS जो लोग बनते हैं ना, वो आती है। तो ये 2 तरीके की होती है, स्थायी एंड अस्थायी। ठीक है, स्थायी में तो कौन रहेंगे, जो पूरे साल पूरी नौकरी करेंगे अपनी, अर्थात कौन होंगे, IAS IPS ये होंगे सारे के सारे। लेकिन मंत्री कितने साल के चुने जाते हैं, 5 साल के लिए, अर्थात ये कौन से होंगे आपके अनस्टेबलाइज स्थायी होंगे। और जुडिशरी, जुडिशरी वैसे की वैसी रहेगी जो पहले थी। लिख दिया आपने। अब देखो ये आ गई आपकी पहली लाइन, वही है कि लोकतंत्र के भी कितने स्तंभ है, 3 ही स्तंभ है जो आप पहले पढ़ के आए हो। ठीक है, विधायिका लेजिस्लेचर, ठीक है, कार्यपालिका एग्जेक्टिव, न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, अब देखो विधायिका में कौन कौन शामिल है, संसद है। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होता है, रे ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आता है, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई इसको भूल जाते हैं, कई राष्ट्रपति को भूल जाते हैं, प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं कि ये क्यों क्या करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, संसद तभी पूरी होगी जब उसके साथ लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जुड़े हुए हों। ठीक है, और राज्यों में कौन होती है आपकी, विधानमंडल। ये कहाँ होती है, रे राज्यों में, स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी राज्यों में क्या नहीं है आपकी, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, काउंसिल नहीं है, तो लिख दो। और कार्यपालिका कितने टाइप की होती है, रे 2 टाइप की। एक होती है आपकी स्थायी, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ नौकरशाही होती है, जैसे IAS, जैसे राष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होगा, IAS IPS जो ये होते हैं, और यहाँ कौन हो जाएगा, RS जो अधिकारी चुने जाते हैं वो हो जाएंगे। और अस्थायी में कौन होती है आपकी, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका में आप लिख सकते हो, देखो न्यायपालिका में कौन कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यदि आपने इन दोनों शब्दों को सही तरीके से याद रख लिया, विधायिका और कार्यपालिका को, ठीक है, तो कार्यपालिका जब भी मैं बोलूं ना, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए मंत्री। जितने मंत्री बैठे हैं ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कार्यपालिका में, क्योंकि अपन इसकी बात नहीं करते हैं। ये नौकरशाही है ना, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं आएगी। हमेशा जब भी बात होगी किसकी बात होगी, मंत्रियों की बात होगी। तो कार्यपालिका शब्द का प्रयोग आपको बहुत मिलेगा, तो अर्थात किसकी बात की जा रही है, मंत्री की बात की जा रही है, काउंसिल की बात की जा रही है। ठीक है, और विधायिका, ठीक है, जब भी शब्द का प्रयोग हो तो आपके दिमाग में सेंटर की बात चल रही हो। ठीक है, जहां अर्थात आपको ये शब्द लिखा हुआ मिले, संघ, अर्थात किसकी बात चल रही है, सेंटर की चल रही है। ठीक है, तो वहां शब्द कौन सा आ जाएगा, संसद। और यदि राज्यों की बात चल रही हो, अर्थात अनुच्छेद 150 से ऊपर चले जाएंगे अपन, ठीक है, तब राज्य आएंगे ना, ध्यान रखना, तब आपका राज्य राज्य रहेंगे वहां। लेकिन 150 से पहले जहां भी राज्य लिखा हुआ होगा वहां कौन आ जाएगी, आपकी संसद। और वहां राज्यों में कौन आ जाएंगे, आपके विधानमंडल। तो ये चीज ध्यान रखना, ये शब्द आपको दोनों परेशान नहीं करने चाहिए। यदि इन दोनों शब्दों को आपने सही तरीके से दिमाग में फिट कर लिया ना, तो आपको पॉलिटिक्स सबसे इजी लगेगी। क्योंकि सर्वाधिक परेशान यही करते हैं, बार बार विधायिका ने ये कर दिया, विधायिका ने ये कर दिया, कार्यपालिका ये कर रही है। अब कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा कर कौन रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि विधायिका बोल रहे हैं तो कौन कर रही है, संसद कर रही है, और कार्यपालिका बोल रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, रे मंत्री कर रहे हैं। लिख दिया। भारत में कैसी विधायिका है, एकल या दोहरी, विधायिका नेचर कैसी है भारत में, एकल या दोहरी। और कार्यपालिका,
लिखो, समझाते हैं कैसे दोहरी है कैसे एकल है, लिख दो एक बार जल्दी। लिख दिया। देखो रे, भारत में दोनों चीजें दोहरी हैं। इसकी बात करता हूं कैसे हैं। आप यदि देखो, मैंने ऐसे यहाँ लिख रखा है, दिमाग लगाओगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा। बस दिख नहीं रहा आपको, आपको वही चीज दिख रही है जो यहाँ लिखी हुई है, आप इसकी जो पीछे लिखी हुई है वो नहीं देख पा रहे हो। इस लाइन में आपको उस दोनों चीजों का जवाब मिल जाएगा यदि आप सोच पा रहे हो तो। सेंटर की विधायिका ये, राज्यों की विधायिका ये, अर्थात कितनी है, अर्थात दोहरी है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर की विधायिका राज्यों के लिए कानून बना रही हो ना, राज्यों में कानून कौन बनाता है, आपकी इनकी विधानमंडल बनाती है। अब यदि ये दोनों दोहरी हैं तो इनके मंत्री क्या होंगे, अलग, और इसके मंत्री भी क्या होंगे रे, अलग। ठीक है, अर्थात भारत में दोहरी विधायिका एंड दोहरी क्या है, आपकी कार्यपालिका। लेकिन न्यायपालिका कैसी है रे, एकल है। कैसी है, एकल। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन आते हैं, आपके सब डिवीजन कोर्ट। ठीक है, जैसे तहसील वाले कोर्ट नहीं होते अपने, ठीक है, वो आ जाएंगे। तहसील वाले कोर्टों के नीचे भी आजकल एक कोर्ट आने लग गए हैं, ग्राम न्यायालय। आपने कई जगह सुना होगा लिखा हुआ ग्राम न्यायालय, कई भवनों पे लिखा हुआ मिलेगा। तो वो सारे के सारे ये एकल हैं, एक दूसरे क्या हुए हैं रे, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हाई कोर्ट नहीं मान सकता। वो अब जैसे होता क्या है, कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ये नहीं कह सकती राज्यों को आप ये कानून बनाइए ना, अपने हिसाब से चलिए। लेकिन आपका जो यहाँ सुशासन व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। यदि आपने ये खराब की तो हम क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो अब जब आपातकाल के प्रावधान अपन पढ़ेंगे तब वहां एक प्रावधान आएगा राष्ट्रपति शासन, तो वो तब की तब बात करेंगे। ये सारे एक दूसरे से क्या हुए हैं मेरे, जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई नियम बनाया है तो वो नीचे वालों पे क्या होगा, लागू होगा। हाई कोर्ट ने कोई नियम बनाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे लागू तो नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले जितने भी कोर्ट है उन्हीं पे लागू न होगा। अर्थात ये एक धागे से सारे क्या हुए हैं मेरे, जुड़े हुए हैं। आप कभी देखो, यदि कभी कोर्ट जाने का मौका मिले या कभी कोई डिसीजन को पढ़ने का मौका मिले कोर्ट के, तो आप पढ़ोगे तो देखना उसमें कई बार क्या ये लिख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फलाने केस में ये आदेश दिया गया था, उस आदेश की पालना करते हुए हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट वाले कई आदेश देते हैं। तो अर्थात यदि इनके आदेश की कॉपी यहाँ की जा रही है तो अर्थात ये एक तागे से क्या हुए हैं, सारे के जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अर्थात भारत में न्यायपालिका कैसी होती है, एकल होती है, और कार्यपालिका और विधायिका दोनों कैसी होती है, दोहरी होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझना, यदि मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूँ आपको, ठीक है, तो कि विधायिका और कार्यपालिका कैसी है, तो देखो ये मैंने क्या बना दी रे, संसद। क्योंकि आपको तीन चीजें, अमेरिका की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए तीनों अलग अलग क्यों है। ये कौन आपकी संसद है पूरी की पूरी, ठीक है, अर्थात इसमें राज्यसभा भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है और लोकसभा भी शामिल है। ठीक है, अब आपको एक बात पता है रे कि भारत में मंत्री किसी भी परिषद के बना सकते हो आप। यदि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं तो वो मंत्री जो बनाएंगे वो सारे लोकसभा के होंगे ना, वो राज्यसभा के सदस्य को भी क्या बना सकते हैं रे, मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, अर्थात वो मंत्री किसी को भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखना होगा क्या, अब ये मंत्री इसी संसद से तो निकल के जाएंगे, इसी से निकल के जाएंगे ना, अर्थात ये आपकी कौन हो गई यहाँ पे, कार्यपालिका, और ये आपकी कौन है, संसद, अर्थात विधायिका। अब देखो ये संसद है, अर्थात कार्यपालिका किसका हिस्सा है रे, विधायिका का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो जो इस कार्यपालिका का जो मेंबर बैठा है, मान लो ये मंत्री, ये व्यक्ति यहाँ मंत्री है, इसके पास कार्यपालिका की सदस्यता है, ये इसका सदस्य है कार्यपालिका का, और ये इसका भी सदस्य है। संसद का तो है ही। आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ते क्या, बोले कुछ पत्ते फलाने हैं, किताबें वो हैं, बकरी हैं, बकरी गाय है, गाय भैंस है, पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना आप सारे, फिर ऐसे डायग्राम बनाते हो ना, अर्थात ये इसमें से निकल गया है, फिर ये इसमें से निकल गया है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये संसद है, संसद से आपने किसको अलग किया, कार्यपालिका को, अर्थात मंत्रियों को अलग किया। ठीक है, अब देखो ये मंत्री कार्यपालिका का तो मेंबर बन ही गया है,
ये पहले किसका मेंबर है? विधायिका का मेंबर है। अर्थात जो कार्यपालिका अर्थात जो मंत्री होते हैं उनके पास दोहरी सदस्यता होती है, अर्थात वो किसके सदस्य होते हैं? कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में आज से फिट कर लेना। लेकिन ये भारत में लागू होती है कहानी। आगे जो आप अमेरिका में जाओगे, ठीक है, अब देखो भारत में होगा क्या, विधायिका कार्यपालिका दोनों एक साथ डायग्राम आए आगे, और ये आपकी अलग क्या बैठी है रे, न्यायपालिका। ठीक है, अब ये न्यायपालिका का अलग है। आप वो डायग्राम नहीं आते क्वेश्चन में कि ये चीजें ऐसी हैं, फिर आप उनके डायग्राम बनाते हो रीजनिंग में। ठीक है, तो सेम डायग्राम यदि आप यहाँ यदि चाहे ना कोई अगला रीजनिंग में, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि भारत में फलानी फलानी चीजें ऐसी हैं, तो आप उनका डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, संसद है, सबसे बड़ा गोला इसका आएगा, सबसे बड़ी ये है। इसी से अपन क्या निकालते हैं? मंत्री निकालते हैं। ये किसका हिस्सा हो जाएंगे? कार्यपालिका। और न्यायपालिका अपन क्या बोलते हैं? एकल बोलते हैं, अर्थात इन दोनों से कोई रिश्ता उसका नहीं है, अर्थात उसका डायग्राम क्या आ जाएगा? आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ मंत्री बैठा है, बस आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन बना दे तो ये जो मंत्री बैठा है ना यहाँ, जिसके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मंत्री जुड़ता है। ठीक है, उसके पास संसद की सदस्यता भी है और किसकी सदस्य है? कार्यपालिका के सदस्य है। ठीक है, अब अमेरिका पढ़ोगे ना, अमेरिका में तीनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे ऐसे, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, दोनों का तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, मंत्री बनने के लिए सबसे पहले किसका सदस्य होना जरूरी है? संसद का, यानी विधायिका का सदस्य होना। यहाँ कोई रूल नहीं है विधायिका का सदस्य हो ना हो। यहाँ का राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी आम आदमी को उठा के मंत्री बना सकता है। अमेरिका में, अमेरिका में सीधा कॉन्सेप्ट है, इसका सदस्य तो होना चाहिए ही नहीं। यदि इसका सदस्य है तो पहले यहाँ की सदस्यता छोड़ो और इसमें आओ। ठीक है, और उसके बाद में मंत्री बनो। यहाँ का राष्ट्रपति चाहे उसको क्या बना सकता है? मंत्री बना सकता है, चाहे उसने चुनाव लड़ा हो और चाहे चुनाव नहीं लड़ा हो। ठीक है, और न्यायपालिका अपनी तरह क्या है? इनसे अलग है। ठीक है, तो एक लास्ट वाली स्लाइड का डायग्राम बना दो आप, ये लास्ट बना दो। चार, 2 लाइन है, 2 लाइन लिखने में जोड़ नहीं आएगा। देखो पहली लाइन वही है, भारत में कैसी कार्यपालिका है? दोहरी, दोहरी की आपकी विधायिका, और लेकिन न्यायपालिका कैसी है रे? एकल है। एक गोला बाहर बनाना, उसमें लिख दो विधायिका, एक गोला अंदर बनाना छोटा, उसके बाहर लिखा कार्यपालिका, नीचे लिख देना मंत्री परिषद। ठीक है, और न्यायपालिका को अलग बना दो। और नीचे भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए यहाँ शक्ति पृथक्करण क्या नहीं है रे? स्पष्ट नहीं है। इसकी बात मैं आपको कल समझाऊंगा कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, ये दोनों में क्या फर्क है? पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों में क्या फर्क है? इनकी बात करेंगे अपन कल। हाँ रे, पुराने नए, इतनी लेवल की पॉलिटिकल पढ़ी है आपने? पढ़ी है? आज पढ़ी? आज के अलावा अब आप किस, चाहे सीपीओ का चाहे सीजीएल का, आप किसी भी पॉलिटी का क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, जैसे आपके 2022 का अपन ने टेस्ट लिया था, यदि आपको याद हो तो, उसमें कुछ क्वेश्चन थे ना अलग हाई लेवल के, वो आपके अब होने लग जाएंगे। सेम ही तो है पेपर, जो कोचिंग में पेपर लिया था वो सेम पेपर है। सीजीएल का था वो सीपीओ का था? सीपीओ का था वो, नहीं सीजीएल का था, सीपीओ का था? सीजीएल का, ट्राई फर्स्ट का था वो। किसी शिफ्ट में देखो ना, अलग अलग शिफ्ट होगी, किसी दूसरी शिफ्ट, शिफ्ट में देख के बता दूंगा कौन सी का है। यहाँ तक लिख देना रे।